नेक्स्ट ब्रश हमारी लिस्ट में आ जाता है क्लॉथ। और क्लॉथ ब्रश काफ़ी कमाल का ब्रश है। कई बार आप जब स्कल्पटिंग करते वक़्त या फिर कई बार आप मॉडलिंग करते वक़्त चाहते हो कि आपका कपड़ा कपड़े की तरह दिखे, तो वो काम यहाँ स्कल्पटिंग की मदद से आसानी से किया जा सकता है। हम कई बार मॉडलिंग में ही इन काम को खुद पे खुद करने की कोशिश करते हैं। सीधी-सी बात है, टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमको स्कल्प्ट मोड से डर लगता है। और साथ यही एक रीज़न है कि इस कोर्स में आपको स्कल्पटिंग के बेसिक्स बता रहा हूँ, ताकि आप समझ सको कि कई बार आपकी मॉडलिंग स्कल्पटिंग से आसान हो जाती है। रियली मॉडलिंग में कई बार चीज़ें हार्ड हो जाती हैं, स्कल्पटिंग से आप उनको आसान कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने सोफ़ा बनाया, अब सोफ़ा तो आपने बना दिया, लेकिन सोफ़े पे सुकड़न बनानी है या बेड की चादर पे सुकड़न बनानी है, तो वो काम मॉडलिंग से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा एडिट मोड में जाके। स्कल्पटिंग से देखो कितने आसानी से होता है। आपने अपने क्लॉथ ब्रश को लिया, साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, आप देखना क्या होता है। मैं इसको आराम से क्लॉथ में मतलब रिंकल्स वगैरह ला सकता हूँ। हालाँकि इसके बारे में बहुत सारी सेटिंग्स हैं, उनको आपस में चेंज किया जा सकता है, पर आप इस तरह से रिंकल्स पैदा कर सकते हो कपड़े में। जितना ज़्यादा आप फेरोगे, उतने ज़्यादा रिंकल्स यहाँ पर आते चले जाएँगे। एंड ये आपकी चादर सी लग रही है। हालाँकि ये तो है तो सॉलिड, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पास रिंकल्स है और ये कपड़ा है। यही काम करता है हमारा क्लॉथ ब्रश। कुछ सेटिंग्स है इसके बारे में, कुछ ख़ास वैसे डिफरेंट नहीं है। थोड़ी बहुत सेटिंग वही जो आपने ऑलरेडी देखी है, थोड़ा बहुत कुछ एरिया ज़्यादा है, लाइक सिमुलेशन लिमिट आप बढ़ा सकते हो। बढ़ाने से जो हमारा बाहर वाला ग्रे सर्कल है, इसका साइज़ बढ़ जाता है। छोटा करता हूँ तो इसका साइज़ छोटा हो जाता है। लाइक कितने एरिया में ये क्लॉथ को बनाने वाला है। उसी तरह से सिमुलेशन का फॉल ऑफ है। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं आपको इसमें। लेकिन अगर ब्रश सेटिंग्स की बात करें तो सिर्फ़ यही ब्रश सेटिंग इस ब्रश के पास डिफरेंट है। बाकी ये सेटिंग्स नीचे वाली हर ब्रश के पास सेम होती है। एडवांस के अंदर जाएँ तो ये भी लगभग सेम ही होता है। ये सिर्फ़ इतनी सेटिंग्स जो आपको दिख रही है, यही इस ब्रश के अंदर डिफरेंट है, या फिर किसी भी ब्रश के अंदर अपनी या यूनिक या फिर इंडिविजुअल होती है। खैर, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसको मैं कंट्रोल ज़ेड दबा के बैक करता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है सिम्प्लीफाई। अब सिम्प्लीफाई अगर मैं आपको बताऊँ भी तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए आपको डायनेटोपो का होना ज़रूरी है, जो कि फ़िलहाल हम कर नहीं रहे हैं। रीमेश करते वक़्त तो उसका इस्तेमाल आप नहीं करते हो, लेकिन डायनेटोपो करते वक़्त आप इसका काफ़ी इस्तेमाल कर लेते हो। जैसे कि फ़िलहाल अगर मैं इसको चलाऊँ तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज अगर आएगा, अगर मैं यहाँ से डायनाटोप अपने इसको ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ, डायनाटोपो लॉजी वाले ऑप्शन को, तो यहाँ से जब मैं डिटेल साइज़ को चेंज करूँगा तो चीज़ें बदलती नज़र आएगी। चलो थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ उसके बारे में। वैसे ये टॉपिक क्योंकि हम स्क्रिप्टिंग नहीं करेंगे तो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट लेट्स जस्ट थोड़ा-सा समझ लेते हैं। डिटेल साइज़ मैंने तकरीबन 7 कर देता हूँ या 8 बहुत रहेगा। अब क्योंकि डिटेल साइज़ 8 है, तो जहाँ मैं इस ब्रश को फेरूँगा वहाँ पर साइज़ के हिसाब से सीधी-सी बात है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव डिटेल लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट डिटेल देता हूँ या ब्रश डिटेल देता हूँ, तो चीज़ें बदलती हैं। बहुत सारी सेटिंग्स हैं। जस्ट एक्सपेरिमेंट विद इट, और यूट्यूब पे जाके देखो। और अगर आपको स्क्रिप्टिंग सीखनी है तो कोई कोर्स देखो। मेरा कोर्स क्योंकि अभी लॉन्च नहीं होने वाला है, वो इस कोर्स के खत्म होने के बाद आएगा। सो हाँ, तो इससे जब मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं वायरफ्रेम मोड में जाता हूँ, तो शायद कुछ चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो, तो इस वाले हिस्से में कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स आ गई हैं, और अगर मैं और ज़ूम जाके करता हूँ, तो डिटेल्स और ज़्यादा आ जाएँगी। और ज़ूम जाता हूँ, तो और ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएँगी। अब फिलहाल यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस काफ़ी ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले। तो कई बार जब आपका पूरा फेस या पूरी बॉडी बनानी होती है, लेकिन आपको पर्टिकुलर एरिया में डिटेल्स देनी होती है, बाकी पूरे बॉडी को या पूरी मैश को रीमैश करे बिना, तो उस केस में आप डायनाटोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। और ना सिर्फ डायनाटोपोलॉजी करने के बाद आप उस पूरे पर्टिकुलर एरिया में ज्योमेट्री या फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस या फिर फेसेस को कांस्टेंट रखना चाहते हो, क्योंकि जब फेस कोई बड़ा होगा और उसके बगल वाला फेस छोटा होगा, तो वो लाइन अलग ही दिखेगी। उसको सॉलिडिफाई या फिर एक तरीके से सॉलिडिफाई नहीं, स्मूथ करने के काम आपका ये आता है। बेसिकली अगर इस पे हॉवर करते हो तो क्या बोलता है? एक्चुअली ब्रश तो कुछ भी नहीं बता रहा है, मैं ही बताता हूँ आपको। जब आप इसको किसी भी ज्योमेट्री के ऊपर या किसी भी मैश के ऊपर फेरते हो, मतलब चलाते हो, तो चलाने से ये उस पर्टिकुलर एरिया में ज्योमेट्री को डायनाटोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, फिर जो भी डिटेल साइज़ मैंने यहाँ दे रखा है, उस डिटेल को मेंटेन रखता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़ूम जाओगे। जितना ज़ूम रहोगे, उतनी ज़्यादा डिटेल से ऐड करेगा। देखो, फिलहाल मैं काफ़ी ज़ूम हूँ, लेकिन इसके फेरने की वजह से ज्योमेट्री में काफ़ी बदलाव आया है। अब अगर मैं सॉलिड मोड में जाके देखता हूँ, तो फिलहाल तो मुझे कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी बदलाव नज़र आना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा ही स्फीयर है, तो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। खैर, ये था आपका डायनाटोपोलॉजी, बट हम अगले चैप्टर में, मत सॉरी, अगली वीडियो में
एक कैरेक्टर लेंगे और उसको थोड़ा बहुत आगे-पीछे एडजस्ट करेंगे इन सारे टूल्स को एक बार और समझने के लिए या फिर उन टूल्स को समझने के लिए जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो अगला ब्रश है मास्किंग। मास्किंग ब्रश काफ़ी कमाल का ब्रश है। कई बार आप जब स्क्रब कर रहे होते हो, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपकी चीज़ें ना बदलें, उसके अलावा आस-पास आस-पड़ोस के एरिया में सारी चीज़ें आप स्क्रब कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आप किसी का फेस बना रहे हो, मतलब एक कैरेक्टर बना रहे हो अपना, तो कैरेक्टर की आईज़ आप ऑलरेडी बना चुके हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत माथा या आईब्रोज़ को एडजस्ट करना है। तो उनको एडजस्ट करने के लिए जिन लोगों को माथा नहीं पता, फ़ोरहेड को माथा बोलते हैं। हाँ, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम मास्किंग कर देंगे अपनी आई को। जैसे आप एडिटिंग की दुनिया में करते हो, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप पर्टिकुलर एरिया को जब मास्क करते हो, तो वो एरिया अलग हो जाता है और बाकी आप जो भी चेंज करोगे, उस एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपने कभी कलर ग्रेडिंग या ऐसी कुछ चीज़ें की हैं तो। समझाता हूँ भई आपको मैं। मान के चलो कि मैं वैसे ही रैंडमली कुछ भी आई बना लेता हूँ। मैंने अपना ड्रॉ ब्रश लिया और यूँ ही 1 दबा के फ्रंट में आ गया और सिमेट्री को ऑन करके मैं आइज़ बनाऊँगा, कंट्रोल दबा के। ये मेरे पास आइज़ हो गई है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये मेरे पास फेस हो गया है और ये मेरे पास नाक हो गई है। सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये कैरेक्टर यहाँ पर आपके लिए बनाया है। हालाँकि ये कोई कैरेक्टर नहीं है और हो भी सकता है वैसे, क्योंकि ये ना बुरा भी नहीं है। ख़ैर, आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ इसकी आईब्रोज़ को ही मैं एडजस्ट करूँ, मैं इसकी आई को कोई चेंज ना करूँ। मतलब ओवरऑल मैं इसकी पूरी बॉडी को चेंज करना चाहता हूँ, गिने-चुने एरियाज़ को छोड़कर। तो मैं उन एरियाज़ को मास्क कर दूँगा। मैंने आई को अपनी को मास्क कर दिया है। जब मेरी आई मास्क हो गई है, तो अब जब भी मैं किसी ब्रश से लेट्स सपोज़ कि मैंने ग्रैब ब्रश लिया, जब भी मैं ब्रश से चीज़ों को इधर-उधर खींचने की कोशिश करूँगा, तो जो एरिया मास्क्ड है, उस एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या फिर मैं कोई और ब्रश भी लेता हूँ, लाइक स्क्रैप लेता हूँ, तो स्क्रैपिंग बाकी एरिया में तो हो रही है। हर जगह स्क्रैपिंग काम कर रही है, लेकिन आई पर स्क्रैपिंग काम नहीं कर रही है या फिर बोलूँ उस इलाके में या उस रीजन में जो मैंने मास्क किया हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। काफ़ी यूज़ आता है इसका वैसे। नेक्स्ट हमारा ड्रॉ फेस सेट्स। मुझे लगता नहीं कि आपको उसकी ज़रूरत है, अभी तो नहीं। जब आप बहुत अच्छी खासी एडवांस लेवल ऑफ स्क्रप्टिंग करोगे, तो रिटोपोलॉजी करने के केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी, तो मैं बताऊँगा भी नहीं। नेक्स्ट मल्टी रेस डिस्प्ले, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये इरेज़र एक नया ब्रश है एक तरीके से, ऐसा समझो, कोई पुराना ब्रश नहीं है। अभी जल्दी में ही हाल ही में शायद 3.3 में था या नहीं था, मुझे याद नहीं है। पर मैंने इनका यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। कुछ गिने-चुने ब्रश ही हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पेंट है। पेंट जैसा बोलता है, पेंटिंग कर सकते हो बेसिकली। जैसे कि मान के चलो मैं इसके हेयर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने अच्छा डायनामिक टोपोलॉजी आपको बंद करनी होगी, ये ऑप्शन तभी इनेबल होता है। हाँ, तो मैंने इसके इस तरह से मतलब अपने स्कल्प्ट को ही कलर कर दिया। हालाँकि आप कभी स्कल्प्ट को कलर करते नहीं हो या फिर आप स्कल्प्ट की मोड में आके कलर कर सकते हो पर्टिकुलर एरिया में, मतलब आप एक तरीके से वर्टेक्स को कलर दे रहे हो। ये आप मान सकते हो यहाँ पर। अगर मैं सॉलिड मोड में जाता हूँ, तो ये कलर आपको यहाँ भी नज़र आएगा और मटेरियल व्यू में जाके देखता हूँ, तो खुद ब खुद एक मटेरियल असाइन हो गया है। उस मटेरियल में मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया, राइट? वापस स्क्रप्ट मोड में आते हैं। इस तरह से आप कलर दे सकते हो। मान के चलो कि आपने स्किन कलर ले लिया, तो स्किन कलर के लिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर रखा और लगभग यहाँ पर स्किन कलर होता है। अब ये प्योर तो स्किन नहीं है, लेकिन स्किन सा लगना चाहिए, राइट? यहाँ पर। हाँ, तो अब मैं इसको स्किन कलर दे सकता हूँ। ये थोड़ा येलो सा लग रहा है वैसे, स्किन नहीं है। आप समझ गए मैं क्या-क्या समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्मीयर। स्मीयर से आप अपने इस मतलब एक तरीके से पेंटिंग को इधर-उधर स्मीयर कर सकते हो। सिर्फ़ पेंटिंग को, आप किसी चीज़ को चेंज नहीं करोगे। सिर्फ़ कलर को आगे-पीछे आप इस तरह से स्मीयर कर सकते हो। फैला सकते हो एक तरीके से। जैसे आप ब्रश से या उँगलियों से कई बार पेंटिंग करते वक़्त फैलाते हो, रुई का इस्तेमाल भी करते हो पेंटिंग के लिए, तो आप इस तरह से स्मीयर की मदद से उस एरिया से खींच के अपने कलर को फैला सकते हो। तो ये पेंटिंग से ही रिलेटेड है। बॉस मास्क बॉक्स मास्क बिल्कुल वही है जो मास्क काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक किसी एक रीजन को आप आराम से मास्क कर सकते हो। लाइक आपने इस एरिया को पूरे को एक साथ मास्क कर दिया। फिलहाल तो सब कुछ मास्क हो गया है क्योंकि सिमेट्री लगी हुई है, लेकिन अगर मैं दोबारा करूँ तो इस तरह से मैंने इस एरिया को मास्क कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ये एरिया ना छोड़ के बाकी एरिया मास्क हो जाए, लेट्स सपोज कि मुझे पूरी बॉडी मास्क करनी है और आईज पे एडजस्टमेंट करना है, तो क्या करूँगा? पूरी बॉडी को मास्क करूँ? नहीं, उस केस में मैं मास्क टूल की मदद से सिर्फ आई को मास्क करूँगा। हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आईज़ में ही एडजस्टमेंट करना है, तो कंट्रोल आई दबा के आप अपने मास्क को इन्वर्ट कर सकते हो। अब आप जो भी इफ़ेक्ट या जो भी चेंज करोगे वो सिर्फ आई में ही होगा।
ऑलराइट, बाकी बॉडी पर नहीं होगा। सेम आपका बॉक्स मास्क कर रहा है, मतलब एक तरीके से जो आप मास्किंग नॉर्मली ब्रश की मदद से कर पा रहे थे, आप एक बॉक्स बना के मास्किंग कर सकते हो। आपका पूरा इलाका वो पीछे तक मास्क हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं नाक को मास्क करना चाहता हूँ, तो मैं साइड में गया और मैंने नोज़ को मास्क कर दिया। हालाँकि ये मास्क अभी पूरी तरह से सॉफ्ट या पूरा नहीं है, तो यहाँ भी आप शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ब्रश की मदद से। आप ब्रश की मदद से इसको सॉफ्ट कर सकते हो। मास्क ब्रश में आके शिफ्ट दबा के आप इसको सॉफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्मूथ काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको शिफ्ट ही दबाना होगा। इस तरह से आप अपनी मास्किंग को ठीक कर सकते हो। लेट्स सपोज़ आपकी मास्किंग कंप्लीट हो गई, आप मास्किंग से हटना चाहते हो, कंट्रोल ज़ेड दबाओगे तो चीज़ें उल्टी हो जाएँगी, हम बस मास्क हटाना चाहते हैं, तो ऑल्ट एम, एम मतलब मास्क, ऑल्ट एम मतलब मास्क को हटाना। नॉर्मली ऑल्ट का आप ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में यही इस्तेमाल करते हो। हाँ, यहाँ पर कई बार आप कंट्रोल का यूज़ कर रहे हो उल्टे के लिए, लेकिन ऑल्ट का यूज़ ज़्यादा किया जाता है बाकी सॉफ्टवेयरों में। बॉक्स हाइड जैसा नाम बताता है, एक बॉक्स जो आप बनाओगे, उस इलाके को आप हाइड कर दोगे। अब हाइड करने का मतलब ये नहीं कि ये डिलीट हो गया है, ये सिर्फ हाइड हुआ है, ऑल्ट एच दबा के आप इसको वापस ला सकते हो। कई बार आप हाइड करना चाहते हो, लाइक आप हाथों को हाइड करके बगल के इलाके को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहते हो, या फिर जो मसल्स यहाँ पर होती हैं, जिनको हम क्लॉ मसल्स बोलते हैं, हाँ, नाम उनको याद नहीं आ रहा है, शायद सेरेटस एंटीरियस न कुछ ऐसा नाम है उन मसल्स का। हाँ, तो आप उनको करना चाहते हो, तो आप अपने हाथों को ब हाइड करोगे और फिर अपनी बॉडी पे कोई भी एडजस्टमेंट कर पाओगे, ओके? अच्छा, बॉक्स के अंदर जब आप बॉक्स बनाते हो तो सॉरी मैं बार-बार बॉस बोल देता हूँ, बॉक्स। बॉक्स के अंदर जब आप मान के चलो आपने बॉक्स बनाया, लेकिन आपने बॉक्स गलत बना दिया, तो एक तरीका तो ये है कि आपने बनाया, कंट्रोल ज़ेड फिर दोबारा एक बार बनाया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब आप बॉक्स बनाते हो और आपको यहाँ बॉक्स अपना पसंद नहीं आया, तो आप बॉक्स को बनाए रखें, माउस आपका क्लिक है ऑलरेडी, स्पेस दबा के आप इसको ड्रैग कर सकते हो कि मैं इस इलाके को मास्क या इस पर्टिकुलर इलाके को हाइड करना चाहता हूँ। बूम! ओके, ये काफ़ी काम आता है वैसे। बॉक्स फेस सेट कुछ वैसा ही है जैसे ड्रॉ फेस सेट था, जैसे आप फेस सेट बना सकते हो। इसके बारे में आपको ये जो फेस सेट है अगले वीडियो में बताऊँगा, तब आप शायद अच्छे से समझ पाओगे। बॉक्स फेस सेट वही काम कर रहा है जो कर रहा है बॉक्स ट्रिम, ये कमाल की चीज़ है। आपको याद है जब मैं आपको नाइफ़ के बारे में बता रहा था एडिट मोड में, तो आप नाइफ़ की मदद से एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को एक मतलब जो आपने प्रोजेक्शन डाली, उस प्रोजेक्शन से उसको काट सकते हो। सिर्फ़ काट सकते हो, फिर आपको वो फेसेस डिलीट करने होंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसकी नाक को काटना चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा बाहर आ रही है या फिर बाहर नहीं आ रही है, तो स्नेक की मदद से इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इस इलाके को काटना चाहता हूँ, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, या फिर बस मर्ज़ी है मेरी, मतलब काटना चाहता हूँ और सिर्फ़ काटना ही नहीं, काट के ज्योमेट्री खुद ब खुद फ़िल हो जाए, ऐसा भी चाहता हूँ। तो मैंने बॉक्स ट्री में गया और इस तरह से एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स से मैंने इस इलाके अब ये जो आपने ट्रिमिंग की, इस ट्रिमिंग में आपको थोड़ा बहुत मतलब सीपीयू पावर यूज़ होती है, जैसे कि शायद मेरी आवाज़ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई तो अच्छी बात है, वैसे हो जाती है कई बार। तो ये आपका इलाका पूरा या फिर ये रीजन जो आप काटना चाहते थे, वो कट गया। अभी जो कलर देख रहे हो ना यहाँ पे, ये कलर एक डिफरेंट है, बाकी कलर डिफरेंट है। मतलब ये कलर खुद पे खुद आ जाना, इसी को फेस सेट बोलते हो। वैसे समझाऊँगा बाद में आपको। बेसिकली बॉक्स ट्रिम से आप ट्रिम कर सकते हो। सेम वैसे ही लाइन प्रोजेक्ट है। लाइन प्रोजेक्ट से भी आप ट्रिमिंग ही करोगे और यहाँ पर भी आप स्पेस से ड्रैग कर सकते हो। इस तरह से आपने ट्रिमिंग कर दी। अब लाइन प्रोजेक्ट बॉक्स ट्रिम के मुकाबले काफ़ी फास्ट काम करता है। तो मैं बॉक्स ट्रिम यूज़ ना करके लाइन प्रोजेक्ट का यूज़ ज़्यादा करता हूँ। पर कई बार आपको बॉक्स ट्रिम की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सपोज़ कि मुझे नाक काटनी है। आप इसको उल्टा करना चाहते हो तो F दबा के उल्टा कर दोगे और ये इलाका पूरा यहाँ से कट गया। दैट्स इट। जब आप किसी भी टूल को यूज़ करते हो तो नीचे आपको उसके ऑप्शंस दिख जाते हैं, लाइक कंट्रोल से आप स्नैपिंग कर सकते हो। ओके, बी से तो बिगिन सॉरी माउस के लेफ्ट माउस से तो बिगिन किया, स्पेस से आप मूव कर सकते हो, नीचे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। एनीवेज इस तरह से आप इसको पूरे को काट सकते हो। मैंने उल्टा कर दिया तो बाकी सारा इलाका हाइड हो गया या फिर ट्रिम हो गया। नेक्स्ट मैश फ़िल्टर, क्रॉस फ़िल्टर, ये ऑप्शंस हमें अभी यूज़ नहीं करने। ये सब एडवांस स्क्रिप्टिंग के ऑप्शंस हैं। सेम वही फेस सेट वाला ऑप्शन फिर से आ गया। मास्क बाय कलर, हाँ, शायद इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत पड़ सकता है आपको या फिर मुझे तो नहीं पड़ा आज तक। लेकिन आप एक फेस की मदद से चीज़ को मास्क कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि इस पूरी बॉडी का फेस सेट सेम है। फेस सेट मतलब कलर सेम है एक तरीके से और इसका कलर डिफरेंट है। तो आप सिर्फ़ इसको मास्क कर सकते हो या फिर सिर्फ़ इसको मास्क कर सकते हो। ओके? ये पूरा इलाका मास्क हो गया है या फिर सिर्फ़ इसका क्योंकि फेस सेट अलग है तो सिर्फ़ इसको मास्क कर सकते हो। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फेस सेट का ज़रूरत कहाँ पड़ती है ये सब आपकी अभी समझने की ज़रूरत नहीं है।
लास्ट में हमारे वही टूल आ जाते हैं, आप मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। अपने मास्क को लेट्स सपोज़ कि आपने किसी पर्टिकुलर एरिया को मास्क किया, ये हमने मास्क कर दिया। मैं इस इलाके को मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, इस तरह से कुछ। अब मास्क वाला इलाका तो मूव होगा नहीं, बाकी रीजन सारे मूव होंगे। वही काम जो आप वहाँ करते थे, वही आप स्क्रप्टिंग में कर सकते हो। बेसिकली किसी भी तरह की ट्रांसफ़ॉर्मेशन, रोटेशन या ट्रांसलेशन यानी मूव करना या स्केलिंग या तीनों को एक साथ करना गिज़मोज़ की मदद से। एनोटेशन यहाँ भी काम आता है। यहाँ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका इंस्टेड ऑफ मॉडलिंग वाले सेक्शन में यानी कि ऑब्जेक्ट मोड में। यहाँ मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ऑलरेडी आपको इसके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। सो दैट्स इट। यही था हमारा स्कल्पटिंग। देयर इज़ नथिंग मोर दैट आई नीड टू टेल यू अबाउट स्कल्पटिंग एक्सेप्ट दैट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अपने स्कल्पटिंग को फुल हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो उसके ऊपर आपको एक अलग ही कोर्स लेना ही पड़ेगा और सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक तरफ पूरी 3D है और एक तरफ अकेली स्कल्पटिंग है। बराबर टाइम लगता है दोनों में। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब मुझे एनिमेशन, मॉडलिंग इन चीज़ों में सीखने में इतना टाइम नहीं लगा, जितना अकेली स्कल्पटिंग को सीखने में लग गया था। और इनफैक्ट अभी भी मैं 50 या 60% बेटर ही हुआ हूँ। परफेक्ट तो मैं अभी भी नहीं हूँ और ना कभी होने वाला। खैर परफेक्शन तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिर भी बाकी स्कल्पटर के मुकाबले आई एम जस्ट 40 और 30% इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी। आपको यकीन नहीं होगा, करीब 11-12 महीने तक लगातार मैंने स्कल्पटिंग की थी। माउस से की थी, उसके बाद फिर टैबलेट आ गया, टैबलेट से की। टैबलेट से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है इंस्टेड ऑफ माउस। सिर्फ़ फ़र्क एक ही बात पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंसिटिविटी की जो टच सेंसिटिविटी है, बस उसी चीज़ की वजह से सारा फ़र्क पड़ता है। नॉर्मली आप जाते हो, बार-बार शिफ्ट F दबाते हो, कम करते हो, ज़्यादा करते हो। वहाँ से आप इस काम को बिना कुछ किए अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। लाइक जैसे आप पेंसिल फेरते हो ड्राइंग करते वक़्त, हल्की फेरोगे तो हल्की फिरेगी, टाइट करोगे तो गाढ़ी आएगी। वही काम आप टैबलेट की मदद से कर सकते हो। कई बार आपको डिटेल हाई देनी पड़ती है, कई बार डिटेल कम करनी पड़ती है, कई बार आपको स्मूथ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, कई बार आप बहुत ज़्यादा लाइट स्मूथ करना चाहते हो। स्मूथिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वैसे। ख़ैर वो सब टैबलेट वाला ऑप्शन है। अगर आप स्कल्पटिंग के बारे में सोच रहे हो और सीरियस हो और आपको मज़ा आता है, देन प्लीज़ बाय अ टैबलेट। उससे पहले आप अगर माउस से काम करने की कोशिश करोगे तो इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सच में, सिर्फ़ टाइम वेस्ट होगा। और साथ में एक बात और याद रहे, स्कल्पटिंग के लिए आपके पास कंप्यूटर काफ़ी ठीक-ठाक होना चाहिए। अगर स्कल्पटिंग में घुसना ही है, तो ऑलमोस्ट जैसा मैंने आपको अपना सीपीयू बताया, इतना तो हो और करीब 3 से 4 3 से 4 जीबी ग्राफ़िक्स कार्ड आपके पास होना चाहिए कम से कम। उसके बाद हाँ, हम कुछ कर सकते हैं कि भई स्कल्पटिंग हो जाएगी। वैसे जितना मेरा कंप्यूटर है, इससे आप हर तरीके की स्कल्पटिंग कर सकते हो। स्कल्पटिंग के मामले में कहीं मार नहीं खा रहा है। अगर मार खा रहा है तो ये सिर्फ़ खा रहा है रेंडरिंग करते वक़्त। क्योंकि रेंडरिंग के लिए आपको बहुत अच्छा खासा पीसी चाहिए। इनफैक्ट जो बिल्कुल लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है NVIDIA का GTX 4090, वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो भी रेंडरिंग का टाइम इतना ज़्यादा फ़ास्ट नहीं कर पा रहा है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ हम अपने कैरेक्टर पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मेन टूल्स के बारे में समझेंगे।